Good morning, class. So, we are discussing the paper Supply Chain Management, where I have already shared few of the practices question for this paper STA. That will be helpful for your exam practice. So, do watch those videos. Also, Supply Chain Analytics के भी videos मैंने upload किए हुए सारे यूनिट के एक एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो. चलो फिलहाल अभी स्टार्ट करते हैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सप्लाई चेन मैनेजमेंट का. लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन इज. So the question is asking to examine the concept of supply chain coordination. आपको supply chain coordination का concept बताना है और and its impact on bullwhip effect और उसका impact bullwhip effect पर क्या होगा ये आपको discuss करना है. Also you need to discuss the causes and consequences of this. अच्छा bullwhip effect होगा तो उसका cause और consequence क्या होगा, उसके बाद आप इसको क्वांटिफाई कैसे कर सकते हो ये भी आपको बताना है. साथ ही साथ यू नीड टू एक्सप्लोर द इम्पैक्ट ऑफ सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन ऑन द बुलविप इफेक्ट. अगर सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम बना दी जाए तो बुलविप इफेक्ट पे क्या इम्पैक्ट होगा एंड द स्ट्रेटेजीज फॉर मिटिगेटिंग इट थ्रू इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड इंसेंटिव्स. अगर इंफॉर्मेशन शेयरिंग सीमलेस हो जाए और इंसेंटिव्स रहे तो इसका आप कैसे मतलब रिस्क जो है वो मिटिगेट कर पाओगे, बुलविप इफेक्ट का जो रिस्क है वो मिटिगेट कर पाओगे. ओके. So, starting with the definition of the bullwhip effect, the concept or the meaning of the bullwhip effect. अगर आप भूल गए होगे तो you can revise from here. So, see, bullwhip effect का मतलब क्या होता है? bullwhip effect एक phenomena है कि क्या कि supply chain जो है जहाँ पे smaller fluctuation कस्टमर की तरफ से एक स्मॉलर चेंज आता है और वो बुलविप इफेक्ट दिखा देता है मैन्युफैक्चरर तक पहुंचते पहुंचते. इसका मैंने एग्जांपल्स क्लास में दिया था कि आप जो है कस्टमर जो है 10 केजी ऑफ राइस पर मंथ लेता बट वो नेक्स्ट मंथ क्या करता है 12 केजी ऑफ राइस का ऑर्डर देता. रिटेलर को क्या लगता है कि शायद अब वो मतलब अपना क्वांटिटी जो है वो हाई कर लेगा, इंक्रीज कर लेगा. तो रिटेलर क्या करता है वो 15 केजी का ऑर्डर अपने सप्लायर को दे देता है. सप्लायर को लगता है ये आपको होलसेलर को लगता है कि शायद रिटेलर अब ज्यादा क्वांटिटी डिमांड करे तो वो 20 केजी का अपने ऑपरेशन डिपार्टमेंट या सप्लायर को ऑर्डर दे देता है. सप्लायर को लगता है कि अब वेयर हाउस सॉरी आपका जो ये है होलसेलर है वो ज्यादा डिमांड करे तो वो 30 केजी बना देता है. इस तरह करके ये 2 केजी ना इतना ज्यादा बुलविप ले लिया. तो इस बुलविप इफेक्ट इसी को तो कहते हैं बुलविप इफेक्ट. सो जस्ट सी बुलविप इफेक्ट इज अ फेनोमेना इन द सप्लाई चेन where small fluctuations in demand at the retail level causes increasing larger fluctuation demand at the wholesale level, then to the distributor, then to the manufacturer and the raw material supplier level. Raw material supplier level तक ये जाते जाते काफी हाई हो जाता है and this effect can lead to excessive inventory. इसकी वजह से क्या होगा, excessive inventory होगा, पुअर कस्टमर सर्विस होगा, लॉस्ट रेवेन्यू होगा, है ना, प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, मिसगाइडेड कैपेसिटी प्लान होगा और हाई कॉस्ट होगा. ये सब इसके कंसिक्वेंसेस होते हैं. सो दिस इज द डेफिनेशन और यू कैन से मीनिंग और द कंसेप्ट ऑफ द बुलविप इफेक्ट. सो व्हाट इज द कॉज? बुलविप इफेक्ट होता क्यों है? पहला तो हो गया डिमांड फोरकास्टिंग आपने गलत किया, है ना. उसने कस्टमर हैज जस्ट डिमांडेड 2 केजी माइट दैट माइट बी ड्यू टू लाइक एनी स्पेशल इवेंट इन हिज एरिया. ओके. तो ऐसा नहीं कि उसका रेगुलर होगा, हो सकता है वो किसी स्पेशल इवेंट की वजह से अपना डिमांड बढ़ाया हो बट देन यू टुक इट एज अ प्रोग्रेसिव इंक्रीज, है ना, और कंटिन्यूअस इंक्रीज, है ना. तो डिमांड फोरकास्टिंग जो आपने अपडेट किया ना वो रॉन्ग अपडेट किया, इस वजह से हो सकता है. या फिर ऑर्डर बैचिंग. ऑर्डर बैचिंग में क्या होता है ना कि जैसे कि कस्टमर ने 12 केजी किया तो हो सकता है कि रिटेलर जब होलसेलर के पास जाएगा तो ही मे नॉट बी गेटिंग इन स्मॉल क्वांटिटीज, ही मे बी गेटिंग इन बैचेस. उसको बैचेस में मिलता हो तो उसको 5 या 10 का लॉट लेना ही पड़ेगा. तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि ऑर्डर बैचिंग की वजह से, ऑल्दो उसने 12 ही मांगा था बट सिंस उसके पास ये छुट्टे में नहीं मिलता था तो ही मेड अ बैच ऑर्डर, है ना. तो ये हो सकता है. थर्ड रीजन हो सकता है प्राइस फ्लक्चुएशंस, है ना. प्राइस फ्लक्चुएशंस में बेसिकली क्या होता है कि जो कई बार होता है कंपनीज जो है वो प्रमोशंस और डिस्काउंट्स वगैरह लाती है तो उस टाइम कंज्यूमर्स जो होते हैं वो अपने डिमांड को बढ़ा लेते हैं. तो अगर आप उस टाइम वाले डिमांड जो कि डिस्काउंट और इस टाइप के फेनोमेना की वजह से जो डिस्काउंट सॉरी उस टाइम के फेनोमेना की वजह से जो सेल्स अपग्रेडेशन देखने मिला था या आपको जो सेल्स जो है लार्जर क्वांटिटी में देखने को मिला था वो माइट भी उस वजह से होगा और आपने उसको क्या किया, नॉर्मल फेनोमेना मान लिया. तो वो भी एक रीजन हो सकता है. चौथा होता है रेशनिंग एंड शॉर्टेज गेमिंग. रेशनिंग एंड शॉर्टेज गेमिंग के क्या होता है कि
कि जो कई बारी कस्टमर्स भी ऐसे होते हैं कि उनको मतलब किसी तरह से र्यूमर या कुछ भी ऐसा हो जाता है कि अगर वो ज़्यादा लार्जर क्वांटिटी में ले वो लार्जर क्वांटिटी में अपने पास स्टोर करने लगते हैं। अगर वो लार्जर क्वांटिटी में एक टाइम पे डिमांड करते हैं और सप्लायर टेक इट एज़ अ नॉर्मल बिहेवियर, तो सप्लायर क्या करता है उसको नॉर्मल बिहेवियर समझ के क्या करता है कि वो इन्फ्लेट कर लेता है अपना ऑर्डर, है ना? जबकि इन रियलिटी कस्टमर्स ने तो उसे सिर्फ सिक्योर करने के लिए उस गुड्स को सिक्योर करने के लिए बल्क में लेकर रख लिया है ना। कई बारी आप भी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हो तो आप काफी चीजें बल्क में ले लेते हो, लेकिन जिस चीज को आपने बल्क में इस महीने ले लिया आप नेक्स्ट मंथ तो रिपीट नहीं करते। बट अगर यहाँ पर सप्लायर मिसगाइड हो गया और सप्लायर टेक इट एज योर नॉर्मल बिहेवियर, देन ही विल जस्ट इंक्रीज हिज ऑर्डर, राइट? तो यहाँ इस वजह से भी बुलविप इफेक्ट हो सकता है। और भी रीजन है बुलविप इफेक्ट होने का कि कभी कभी मैन्युफैक्चरर को भी ऐसा लगता है कि एक दो क्या ही गुड बनाना है, मतलब एक दो क्या ही, तो वो पूरे बैचेस में या पूरे इकोनॉमीज ऑफ स्केल के चक्कर में ज्यादा बना देता है, तो ये भी रीजन होता है। तो बुलविप इफेक्ट के जनरल ये सारे रीजंस होते हैं, ठीक है। इसका कंसिक्वेंस क्या है? इसका कंसिक्वेंस तो हमने अभी देखा। इसका कंसिक्वेंस क्या है कि आपका इन्वेंट्री जो है वो एक्सेस हो सकता है, एक्सेस इन्वेंट्री हो सकता है, पुअर कस्टमर सर्विस, क्योंकि आप जो है क्या कर रहे हो कि बैचेस में या बिग लॉट्स में बना रहे हो, तो हो सकता है कि इसकी वजह से सप्लायर को कई बार स्टॉक आउट या डीले का ये भी देखना पड़े, क्योंकि आपको हो सकता है कि जो है वो कस्टमर का डिमांड जो है वो फ्लक्चुएशन जो हुआ वो आप कैच नहीं कर पाए। तीसरा हुआ इनएफिशिएंट प्रोडक्शन, मतलब कि आप प्रोडक्शन कैपेसिटी भी सही से यूज नहीं कर रहे हो, ज्यादा अगर प्रोड्यूस हो जा रहा है तो वो तो फिर गलत है ना। तो इस वजह से इनएफिशिएंट प्रोडक्शन होगा। इंक्रीज कॉस्ट, है ना, कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाए। हाई ट्रांसपोर्टेशन वेयर हाउसिंग कॉस्ट कैन रिजल्ट फ्रॉम हाई हैंडलिंग लार्जर वॉल्यूम ऑफ गुड्स, है ना। फिर मिसगाइडेड कैपेसिटी प्लान, आपका जो आपने प्लान भी जो बनाया है वो भी मिसगाइड होगा, क्योंकि उसमें इन्फ्लेटेड डिमांड दिखेगा, है ना। तो ये सारे कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं आपके बुलविप इफेक्ट के। उसके बाद आप बुलविप इफेक्ट को क्वांटिफाई कैसे कर सकते हो, कैसे समझ सकते हो कि यहाँ पे बुलविप इफेक्ट आ रहा होगा? तो बुलविप इफेक्ट को क्वांटिफाई करने के लिए क्या होता है ना, आपको क्या करना चाहिए, ऑर्डर्स की वेरिएबिलिटी को देखना चाहिए कि किस स्टेज पर कितना वेरिएबिलिटी हो रहा है। जैसे कि आपने जब कस्टमर ने ऑर्डर दिया रिटेलर को, तो आपका जो था वो वेरिएबिलिटी जो है 2 kg या 2 टन से दिख रहा था, ठीक है। और उसके परसेंटेज टर्म में भी आप देख सकते हो, या फिर और फिर जब रिटेलर होलसेलर को बोलता है तो उसका इफ उस वहां पर कितना ज्यादा वेरिएबिलिटी है ना। तो इस तरह से आप वेरिएबिलिटी कैच कर सकते हो हर एक स्टेज पर, है ना। और उसके बाद फिर एंड कस्टमर तक, तो फिर आपको एक कॉमन मतलब समझ में आ जाए कि वेरिएंस रेशियो अगर लिया जाए कि हर एक लेवल पर आप वेरिएबिलिटी काउंट कर रहे हो, ठीक है। वेरिएंस रेशियो बेसिकली क्या होता है ना, वेरिएंस ऑफ ऑर्डर, समथिंग इज रॉन्ग हियर, ये आप काट दो, फर्स्ट लाइन स्ट्राइक इट आउट, दिस वन आल्सो एंड दिस वन आल्सो। सो वेरिएंस रेशियो इज नथिंग बट वेरिएंस ऑफ डिमांड डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ ऑर्डर्स, ओके। तो वेरिएंस रेशियो जो है अगर ग्रेटर देन, अगर वन, सॉरी, अगर वेरिएंस रेशियो ग्रेटर देन 1 आ रहा है, दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ द बुलविप इफेक्ट। अगर ग्रेटर देन 1 आ रहा है वेरिएंस रेशियो, मतलब वेरिएंस ऑफ डिमांड डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ ऑर्डर, अगर 1 से ज्यादा आ रहा है इसका मतलब क्या है कि वहां पर बुलविप इफेक्ट है। तो वहां पर आपको क्या करना चाहिए, डिमांड वेरिएबिलिटी की जो ये है ना वो चेक करनी चाहिए, और वहां पे हो सकता है कि डिमांड जो है वो एम्पलीफाई हो गया, ज्यादा नजर आ रहा है, तो उसको चेकआउट करके सही करना चाहिए आपको, राइट। तो इस तरह से आप बुलविप इफेक्ट को क्वांटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ सेंट्रलाइज्ड इन्फॉर्मेशन। अगर सेंट्रलाइज्ड इन्फॉर्मेशन आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हो तो कैसे आप बुलविप इफेक्ट को हटा सकते हो? जस्ट अ सेकेंड। तो अगर आप सेंट्रलाइज्ड इन्फॉर्मेशन यूज करते हो, इसका मतलब क्या है कि आप रियल टाइम डेटा शेयर कर रहे हो। और अगर आप सेंट्रलाइज्ड यूज करें, मतलब सारे डिपार्टमेंट्स और जो आपकी पार्टीज हैं वो इन्वॉल्व है और रियल टाइम डेटा शेयर हो रहा है, तो वहां चांसेस कम है। जैसे कस्टमर ने 12 किया तो वो चांसेस है कि रिटेलर, चूंकि रिटेलर बीच में मिड में आ ही नहीं रहा, वो इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट प्रोडक्शन हाउस और डायरेक्ट आपके मैन्युफैक्चरर को जा रहा है ना। तो इसमें क्या होता है कि बुलविप इफेक्ट का चांसेस कम हो जाता है, क्योंकि डेटा जो है वो रियल टाइम में शेयर हो रहा है, तो एक्यूरेट डिमांड और इन्वेंट्री डेटा जो है वो अक्रॉस द सप्लाई चेन पार्टनर्स एक्यूरेटली शेयर होता है। और इस तरह से सेम इंफॉर्मेशन जब सारे पार्टनर्स और पार्टिसिपेंट्स जो आपके पार्टीज हैं उनके पास जाता है, तो चांसेस होता है कि बुलविप इफेक्ट नहीं आएंगे, है ना।
तो इस तरह से डिसेंट्रलाइजेशन का फायदा यही है कि आपका सीमलेस इंफॉर्मेशन शेयर होता है, सेम इंफॉर्मेशन रियल टाइम पे सबको शेयर होता है, इसलिए यहाँ पे डिस्टॉर्टेड डिमांड सिग्नल आने के चांसेस कम है और बेटर एक्चुअल मार्केट डिमांड को मीट करता है ना। तो ये फायदा है आपका सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन रखने का। उसके बाद है कि नाउ द क्वेश्चन, द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वाज स्ट्रेटजीज फॉर मिटिगेटिंग बुलविप इफेक्ट। तो आप क्या क्या कर सकते हो बुलविप इफेक्ट को लगाने के लिए? तो अभी हमने सबसे पहले पढ़ा कि हमें क्या करना चाहिए, सेंट्रलाइज सिस्टम, इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो हमारी होनी चाहिए वो सेंट्रलाइज्ड और रियल टाइम पे होनी चाहिए। तो अगर हम पॉइंट ऑफ सेल पे, जो जहां कस्टमर को सेल हो रहा है उसी पॉइंट ऑफ सेल्स पे अगर डेटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें और शेयर करें, तो फिर हो सकता है वहां से बुलविप इफेक्ट कम हो जाए बिल्कुल। उसके बाद एक तो हो गया इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, दूसरा कोलैबोरेटिव पार्टनर, मीन सारे पार्टनर्स उसमें, सारे पार्टीज इन्वॉल्व है उस आपके इन्फॉर्मेशन शेयरिंग में, है ना, उस कम्युनिकेशन में। दूसरा इंसेंटिव्स अलाइनमेंट, इंसेंटिव्स अलाइनमेंट मतलब क्या होता है कि इन्वेंट्री जो है, वो जो वेंडर मैनेज इन्वेंट्री होता है, तो सप्लायर्स को आपको बेसिकली क्या है कि मतलब सप्लायर्स जो है वही ज्यादा बिना मिडिल मैन को इंक्लूड किए वही डायरेक्टली कस्टमर को सर्व कर रहा है। तो अगर वो डायरेक्टली कस्टमर को सर्व करता है ना, तो चांसेस है कि कस्टमर का जो नीड है वो बेटर समझ पाएगा और ओवर ऑर्डर नहीं होगा, है ना। तो ये फायदा होता है, ठीक है। दूसरा है बायबैक कॉन्ट्रैक्ट्स। बायबैक कॉन्ट्रैक्ट्स मींस कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होने चाहिए कि अगर अगर वो सामान नहीं बिका तो फिर वो बायबैक हो जाए ऑर्गेनाइजेशन से। तो इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा सा जो लॉसेस है वो कम हो जाता है ना। ऑर्डर स्मूथनिंग में क्या होता है कि जो बैचेस होने चाहिए ना वो स्मॉलर बैचेस होने चाहिए। जैसे अगर जो कस्टमर है वो 10 kg की जगह 12 kg का ऑर्डर हुआ, ऑर्डर किया, एंड रिटेलर के पास, रिटेलर जो होलसेलर को ऑर्डर करेगा वो बैचेस में करता है, और होलसेलर 2 to 3 बैचेस जो उसका रहता है वो 2-3 का नहीं रहता है, बैचेस जो उसका रहता है 50 और 100 के लॉट में बैचेस रहता है। तो आप सोचो कि एकमात्र वो 2 kg को मीट करने के लिए रिटेलर्स को हो सकता है 50 kg का एक मतलब नया बैच का ऑर्डर देना पड़े, उस बैच में 50 प्रोड्यूस होता है, तो ऑफकोर्स वहां पे फिर ये गड़बड़ होगा। तो आपको जो बैचेस रखने चाहिए ना वो स्मॉलर ऑर्डर बैचेस रखने चाहिए, ओके। उसके बाद स्टेबल प्राइसिंग, मतलब ये प्रमोशंस और डिस्काउंट्स वाले को तो आपको काउंट ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें स्पाइक इन द सेल दिखेगा ही दिखेगा, है ना। तो उसको आपको काउंट नहीं करना चाहिए। तभी आप मतलब, क्योंकि आप सिर्फ प्रमोशन और डिस्काउंट को देखेंगे तो दैट डज नॉट इंडिकेट कि फॉरवर्ड बाइंग, इस कस्टमर का आपको फॉरवर्ड बाइंग बिहेवियर देखने को मिलेगा ही मिलेगा, है ना। ये हो गया। फिर दूसरा लीड टाइम रिडक्शन। एक ये भी होता है कि लीड टाइम अगर बहुत ज्यादा रहता है तो कस्टमर भी रिटेलर भी सब अपने एंड पर स्टॉक आउट ना होने के लिए क्या करते हैं, ज्यादा स्टॉक जो है वो अपने पास रख लेते हैं ना। जबकि लीड टाइम अगर कम रहेगा, शॉर्टर लीड टाइम रहेगा, तो वो जो ओवर स्टॉकिंग कर रहे हैं वो नहीं करेंगे और फिर ऑब्सोलेट और ये सब होने के चांसेस या बुलवेप इफेक्ट दिखने के चांसेस कम हो जाते हैं। उसके बाद एजाइल सप्लाई चेन का मतलब कि वही है कि आपका लीड टाइम शॉर्टर होना चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग जो होना चाहिए वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ये नहीं कि भाई एक दो बनता ही नहीं है, जब बनेगा तो 50-100 बनेगा, है ना। तो ऐसे बड़े बड़े बैचेस या बड़े बड़े जो है फ्लेक्स, ये रिजिड मैन्युफैक्चरिंग नहीं होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम और लॉजिस्टिक कैपेसिटी भी वैसे होने चाहिए कि छोटा जो आपका गुड है वो भी ट्रांसफर हो सके, ठीक है। तो ये सारे स्ट्रेटेजीज आप फॉलो कर सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन आप रियल टाइम पे शेयर करो, कोलैबोरेट करो पार्टनर से, इंसेंटिव अलाइनमेंट दो उनको कि वो अलाइन हो आपसे, है ना। बायबैक कॉन्ट्रैक्ट्स रखो, स्मॉलर बैचेस में बैचेस बनाओ, है ना। फिर स्टेबल प्राइसिंग रखो, लीड टाइम रिडक्शन कर लो, एंड एजाइल सप्लाई चेन। सो this is the suggested strategies for mitigating the bullwhip effect. Now let's see some examples, some companies which are actually which have actually very successfully mitigated the bullwhip effect in their organization. Like for example, here I have taken the case study of Walmart CPFR. तो Walmart जो है ना वो उसने कोलैबोरेट कर रखा है सप्लायर्स लाइक प्रॉक्टर गैम्बल और ये सब से। तो ये क्या करते हैं, रियल टाइम पे अपना सेल्स डेटा शेयर करते हैं और जॉइंटली इन्वेंट्री रिप्लेसमेंट और ये सारे को मैनेज करते हैं। तो इससे क्या होता है, बुलविप इफेक्ट नहीं होता है। डेल भी जो है, डेल डायरेक्ट ना, डेल तो बिल टू ऑर्डर पे बिलीव करता है कि जैसे ऑर्डर आएगा वैसे बिल्डअप होगा। तो डायरेक्ट सेल्स मॉडल है, मतलब सप्लायर डायरेक्टली अपने कस्टमर से बात कर रहा है ना, तो वहां पे बुलविप इफेक्ट का चांसेस खत्म हो जाता है। टोयोटा का अगर देखा जाए लीन मैन्युफैक्चरिंग, तो टोयोटा तो जस्ट इन टाइम पे काम करता है। तो जस्ट इन टाइम तो जैसे ऑर्डर आता है वैसे ही आपका मतलब स्टार्ट होता है, मतलब यहाँ पे लीड टाइम तो कम, बहुत कम रहता है, इसलिए यहाँ पे बुलविप इफेक्ट आने के चांसेस कम है। तो ये 3 सक्सेसफुल कंपनीज है जो बुलविप इफेक्ट को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं।
एंड लास्ट राइटिंग द कंक्लूजन दैट बुलियन इफेक्ट जो है उसकी वजह से बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जैसे इंक्रीज कॉस्ट, ये वो, है ना। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप अपना लीड टाइम कम कर सकते हो, कंपनी इसको मिटिगेट कर सकते हैं ओवरऑल सप्लाई चेन कोऑर्डिनेशन वगैरह करके, और सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन शेयरिंग अगर ये सब करेगा तो फिर उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो खत्म हो जाएंगे, एंड द कंपनी कैन grow and it can have a successful supply chain management. Okay, so I guess you have understood this concept very well, and do watch this video 2 to 3 times. आपको बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए एक एक चीज। अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं उसका आंसर दूंगी, मैं उसको बेटर एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करूंगी। बट दिस कंसेप्ट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम ऑल्सो। सो डू have the clarification of this, and watch all the previous practice questions that I've given you. I'm repeating this every time because that is actually very important. ठीक है, आपको मैंने इतने क्रिस्प मैनर में उन सब क्वेश्चंस के थ्रू कवर किया ना कि आपको एक लिखने का तरीका प्लस उस चैप्टर का जो है वो कोर वैल्यू, उस चैप्टर की कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग हो जानी है, ठीक है। इसलिए you can just write down if you have any confusion, otherwise then if you like the video you can just hit the like button। और अभी मैं 2-3 और क्वेश्चंस डालूंगी, तो इसके नोटिफिकेशन के लिए आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, or else it will be shared। Okay, no problem। So thank you so much, have a good day।